हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर और अध्याय 11 बल तथा दाब, ये दोनों ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर। फर्स्ट पॉइंट है, वृद्धि जन्म से ही होने लगती है, परंतु 10 या 12 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। क्या होती है वृद्धि? जन्म से ही वृद्धि होने लगती है, जैसे हाथ पैर बढ़ना, धीरे धीरे व्यक्ति के शारीरिक विकास होना, तो ये सभी क्या है? वृद्धि है। तो ये कब से होने लगती है? जन्म से ही ये वृद्धि होने लगती है। लेकिन 12 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में क्या होता है? एकाएक तीव्रता से वृद्धि होती है और ये वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस। ये क्या होता है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो ये हो गया किशोरावस्था। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। कब से प्रारंभ होती है? लगभग 11 वर्ष से। और कब तक रहती है? 18 से 19 वर्ष तक। किशोरावस्था की जो सामान्यतः आयु मानी जाती है वह 13 से 18 मानी जाती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, तो किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। किशोरों को टीनेजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अवस्था होती है वह 13 से 18 के बीच में होती है, दोनों में टीन है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। जो किशोरावस्था होती है वह लड़कियों में पहले ही लड़कों से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौना आरंभ का संकेत हैं। जो परिवर्तन आते हैं वह किसका संकेत हैं? कि यौना आरंभ मतलब मनुष्य के यौवन का आरंभ हो रहा है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। ये क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है यौना आरंभ में होने वाले परिवर्तन। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे लंबाई में वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है लंबाई में एकाएक वृद्धि यौना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। किशोरावस्था के प्रारंभ को ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यौनारंभ। तो लंबाई में क्या होता है? इसमें एकाएक वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में क्या होता है? लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन 18 वर्ष आते आते दोनों अपनी जो अधिकतम लंबाई है, लड़के एवं लड़कियां दोनों ही अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लंबाई माता पिता के प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के वर्षों में उचित प्रकार का संतुलन आहार आवश्यक है। लंबाई किस पर निर्भर करती है? माता पिता के जीन पर। जैसे अगर माता पिता छोटे हैं तो उनका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ सकता है। वह उन्हीं के अनुसार कम लंबा या उन्हीं के अनुसार लंबा या ऐसा हो सकता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? लंबाई माता पिता के जीन पर। लेकिन जब वृद्धि का वर्ष होता है तो उसमें उचित प्रकार का बच्चों को संतुलित आहार, सभी पोषक तत्वों से भरपूर आहार बच्चों को खिलाना चाहिए, जिससे उनकी लंबाई में कोई रुकावट ना आए। नेक्स्ट है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या होता है? शारीरिक आकृति में परिवर्तन बच्चों में कैसे होता है? वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। शारीरिक जो पेशियां होती हैं वह लड़कों में ज़्यादा सुस्पष्ट एवं गठीली दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाला परिवर्तन अलग अलग होता है। नेक्स्ट है स्वरों में परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान स्वरों में भी परिवर्तन आता है, जैसे लड़कियों की आयु सुरीली पतली हो जाती है और लड़कों की आयु में भारीपन आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट है यौना आरंभ में या किशोरावस्था के आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लॉरिन्कस
में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वयंत्र गले की सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कों का जो गला होगा, जैसे ये गला है तो यहाँ पे स्वयंत्र होता है तो वैसे उभरा हुआ भाग उसका दिखाई देता है लड़कों में स्पष्ट रूप से, जिसे एडम्स एपल या कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एडम्स एपल या कंठमणि। लड़कियों में स्वयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः यह बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। लड़कियों के गले में जो स्वयंत्र होता है वह बाहर से दिखाई नहीं देता, जबकि लड़कों के गले में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे उभरा हुआ बीच में एक भाग होता है, तो क्या होता है? स्वयंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। उच्च तारत्व वाला मतलब लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो सुरीली पतली होती है, और लड़कों का गहरा मतलब आवाज़ भारी होती है। नेक्स्ट है, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि भी होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ एवं मुहासे आदि हो जाते हैं। तो फुंसियाँ एवं मुहासे किसके कारण होते हैं? स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वायुओं द्वारा स्रावित करती हैं, अतः स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जनन अंगों का विकास किशोरावस्था में कैसे होता है? किशोरावस्था का यह मुख्य पॉइंट है, जनन अंगों का विकास। फर्स्ट पॉइंट है, यौनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये होता है लड़कियों एवं लड़कों में जनन अंगों का विकास हो जाता है यौनारंभ में। नेक्स्ट है, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क को सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो क्या होता है किशोरावस्था में? इसमें मस्तिष्क की सीखने की क्षमता जो होती है वह सर्वाधिक होती है। किशोरों का बौद्धिक विकास भी होता है। वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से सोचते विचारते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं। कभी कभी किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। किशोरों में जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं वे काफ़ी तीव्र होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उन परिवर्तनों के अनुसार किशोर अपने आप को ढालने का जब प्रयास करता है तो वह क्या महसूस करता है? असुरक्षित महसूस करता है, जबकि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन कभी कभी किशोर ऐसा करता है। नेक्स्ट है, गौण लैंगिक लक्षण। ये क्या होते हैं? युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं तथा दाढ़ी मूंछ आने लगती हैं। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में मदद करती हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये जो लक्षण होते हैं ये लड़के और लड़कियों में अंतर करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। इन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है। तो इससे क्या होता है? इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़के और लड़कियां दोनों ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़की दोनों के बगल एवं जांघ के जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक। तो उन क्षेत्रों में भी बाल आ जाते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो परिवर्तन होता है किशोरा में किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्मोन द्वारा। हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारण होता है। जैसे अभी हमने हार्मोन देखा कि यह क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होते हैं। तो यौनारंभ के साथ ही क्या होता है? वृषण पौरुष हार्मोन अथवा जो वृषण होता है वह पौरुष हार्मोन या पौरुष हार्मोन को ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो इसका वृषण इनका स्रवण आरंभ कर देता है और इसी के कारण क्या होता है?
लड़कों में परिवर्तन का यह कारक होता है। जैसे लड़कों में दाढ़ी बाल आ जाना, तो ये सब परिवर्तनों का यह कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। तो लड़कियों में क्या होता है कि अंडाशय जो होता है वह स्त्री हार्मोन या इसी को स्त्री हार्मोन को ही कहते हैं एस्ट्रोजन का उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है या का स्रवण प्रारंभ हो जाता है, तो जिससे क्या होता है, स्तन विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे पौरुष हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन, और स्त्री हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे, दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि दुग्ध स्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं वह कहाँ विकसित होती हैं, स्तन के अंदर विकसित होती हैं, और इनके उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है, पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें से एक अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण शुक्राणु के परिपक्व होने का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वह कई सारे हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें से एक क्या होता है, अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में जो शुक्राणु होते हैं उनके परिपक्व होने का नियंत्रित करता है। आगे और पीयूष ग्रंथि के बारे में देखेंगे। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को इस टेस्टोस्टेरॉन में तथा एस्ट्रोजन में स्रावित करने उद्दीपित करता है। क्या करता है पीयूष ग्रंथि में स्रावित हार्मोन, कि जो पौरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन तथा जो स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इनमें स्रावित करने के लिए क्या करता है, उद्दीपित करता है इन्हें स्रावित करने के लिए। नेक्स्ट है, और क्या करता है, रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है। तो ये सभी किसके, ये सभी कौन करता है, ये सब पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होता है वह करता है। नेक्स्ट है, मानव जनन काल की अवधि कितनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब किशोरों की वृषण अथवा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तो वे जनन के योग्य हो जाते हैं। जब किशोरों के वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तो क्या होता है, वे जनन के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। किसमें होता है ये, स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ कब से कब हो जाता है, 10 से 12 वर्ष की आयु में, और ये ख़त्म कब से कब तक होता है, 40 से 50 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवार होती है स्त्रियों में, तो वह क्या करती है, अपने आप को अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ निकलती है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, मतलब जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तो पहला ऋतुस्राव प्रारंभ में ही होता है, जिसे क्या कहते हैं, रजोदर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु ऋतुस्राव होना रुक जाता है। मतलब 45 से 50 की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है, और इसका प्रारंभ कब होता है, किशोरावस्था के प्रारंभ में 11 से 13 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाने को क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके अनियमित होने में कुछ समय लग सकता है, उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। प्रारंभ में यह नियमित हो सकता है कि जैसे 28-30 दिनों में एक बार होता है, तो प्रारंभ में पहले भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, टाइम से होने लगता है। नेक्स्ट है, संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। फर्स्ट पॉइंट है, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र
एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिनको हम यक्ष एवं वाई कहते हैं। दो गुणसूत्र को ही एक जोड़ी कहते हैं। जैसे 23 जोड़ी हुए तो कितने गुणसूत्र हुए? 46 गुणसूत्र। तो दो गुणसूत्र को कितना कहेंगे? एक जोड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्त्री में 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में यक्ष तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में जो होते हैं वह यक्ष होते हैं और पुरुषों में एक यक्ष होता है और एक वाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? युग्मक, अंडाणु तथा शुक्राणु। युग्मक क्या है? अंडाणु तथा शुक्राणु का योग से जो बनता है वह होता है युग्मक। तो युग्मक में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। युग्मक में क्या होता है? गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, एक अंडाणु होता है, एक शुक्राणु होता है। नेक्स्ट क्या है? अनिषेचित अंडाणु में सदा यक्ष गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार में यक्ष गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वायु गुणसूत्र होता है। शुक्राणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक में यक्ष गुणसूत्र होता है और एक में वायु गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 यक्ष गुणसूत्र होता है, तो वह क्या बनता है? उससे मादा शिशु में विकसित हो जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु होता है, जब वह अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? कितने यक्ष गुणसूत्र हो जाते हैं? 2 यक्ष। जब दोनों यक्ष ही होंगे तो क्या बनेगा? उससे मादा शिशु का जन्म होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट है, यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वायु गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु को विकसित हो जाता है। अगर यक्ष जैसे जिस अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु क्या है? वाई है, तो क्या होगा? उससे नर शिशु का जन्म होगा या लड़का होगा। तो यहाँ पे किसका कौन कौन मिलेंगे? वाई और यक्ष। तो वाई और यक्ष में क्या होगा? लड़का होगा और यक्ष में लड़की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। मतलब जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है उसका कारण उसका पिता ही होता है, क्योंकि उसकी माता में केवल यक्ष और यक्ष गुणसूत्र होते हैं और पिता में यक्ष और वाई होते हैं। तो जब अगर पिता का यक्ष माता के यक्ष से मिलेगा तो वह क्या होगा? लड़की होगी। अगर पिता का वाई यक्ष से मिलेगा तो क्या होगा? लड़का होगा। तो उसका कारण कौन होता है लिंग निर्धारण का? पिता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? पीयूष ग्रंथि भी हमारे शरीर में है, जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क से जुड़ी होती है। इसके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल, यदि को अधिवृक्क कहेंगे, जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गायटर नामक रोग जो थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। गायटर रोग कहाँ का रोग होता है? थायराइड ग्रंथि का। नेक्स्ट पॉइंट, मधुमेह से पीड़ित अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। तो मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो अग्नाशय होता है वह इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता। तो जो इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता उसे कौन सा रोग होता है? मधुमेह। तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, एड्रिनल नामक ग्रंथि ऐसे हार्मोन को स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल नामक ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है, एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करता है। तो एड्रिनेलिन का स्रवण कौन करता है? एड्रिनल। एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो ये कौन से हो गए हार्मोन? एड्रिनल और एड्रिनेलिन। नेक्स्ट है, थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन का स्रवण करते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि थायराइड और एड्रिनल जो ग्रंथियाँ होती हैं तो ये किसके अनुसार कार्य करती हैं? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन का यह श्रवण करती हैं। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं जो सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो कीटों में कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है कायांतरण का नियंत्रण? कीट हार्मोन द्वारा। मेढक में
साइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आयोडीन की। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति युक्त होना एवं उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या कहलाता है? कि व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक, व्यक्ति को कायिक रूप से और मानसिक रूप से विसंगति मुक्त होना क्या कहलाता है? उसका स्वास्थ्य कहलाता है। तो अध्याय 10 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे अध्याय 11 बल तथा दाब। फर्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को क्या कहेंगे? अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वस्तुओं में गति बल के कारण होती है। अभिकर्षण का अर्थ खींचना तथा अपकर्षण का अर्थ धक्का देना होता है। अभिकर्षण का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, और अपकर्षण मतलब उसे धक्का देकर आगे की ओर ले जाना। तो वस्तुओं में गति किसके कारण होती है? जब हम कोई ठहरी हुई वस्तु को अपनी ओर खींचेंगे तो उसमें गति होगी, तो उसमें हम बल लगा के खींचेंगे ना, तो किसके कारण गति होती है? बल के कारण। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? बल लगता है। जब दो वस्तुओं के बीच क्रिया होती है तो क्या उनके बीच लगता है? बल लगता है। गति विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में हो सकता है। क्या हो सकती है? कि गति विराम अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में हो सकता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। कि जैसे किसी वस्तु में एक ही दिशा में कोई बल हम लगाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जब एक ही दिशा में किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसका बल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, जैसे पहले एक साइड में लगाए उसके बाद दूसरी साइड में लगाए, तो क्या होगा? जो बल आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा। नेक्स्ट है बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। बल क्या हो सकता है? जैसे हम दो बल लगा रहे हैं तो ये बल क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से बड़े छोटे हो सकते हैं। किसी में ज़्यादा बल लग सकता है, किसी में कम बल लग सकता है। तो बल की प्रबलता कैसे मापी जाती है? इसके परिमाण से, इसके परिणाम से। नेक्स्ट पॉइंट है यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? कि जो लगाया गया बल है यदि उसकी दिशा और परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो उसका प्रभाव क्या हो जाता है? वह भी बदल जाता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। जैसे कोई वस्तु गतिशील है या रुकी हुई है, तो अगर उसमें कोई वस्तु मान लीजिए ऐसे चल रही है, अगर हम उसमें पीछे से कोई बल लगाएंगे तो क्या होगा? उसकी जो चाल होगी एक समान वह और तेज़ी से जाएगी, तो उसकी चाल क्या होगी? बदल जाएगी। अगर उसी की दिशा में बल लगाएंगे जिधर वो जा रही है तो उसकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी। अगर विपरीत दिशा में लगा लेंगे तो घटेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो क्या होगी? वस्तु की चाल कम हो जाएगी। नेक्स्ट, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसकी गतिशील की अवस्था में परिवर्तन हम किसके द्वारा ला सकते हैं? उसमें बल लगाकर। नेक्स्ट पॉइंट है विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। जैसे कोई वस्तु ऐसे विराम की अवस्था में रखी हुई है तो उसे क्या मानेंगे? शून्य चाल की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है कोई वस्तु विराम अवस्था में गतिशील हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। किसी वस्तु पर बल लगने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या कर सकता है बल? किसी वस्तु की गति को तेज भी कर सकता है, उसको धीमा भी कर सकता है और उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। आगे देखेंगे पेशी बल। पेशी बल क्या होता है? हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी बल कहते हैं। पेशी बल किसे कहते हैं? कि हमारी मांसपेशियां जब कोई क्रिया करती हैं उनकी क्रिया के फलस्वरूप जो बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? पेशी बल कहते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग किया जाता है। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट, इनका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है।
तो इन कार्यों को करने के लिए ये बैल, घोड़े, गधे किस बल का उपयोग करते हैं? पेशी बल का। पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। कब लगाया जा सकता है पेशी बल? जब जो पेशियां हैं वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संपर्क बल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। जैसे कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? घर्षण बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। जब दो सतहों के बीच संपर्क होता है तब कौन सा बल उत्पन्न होता है? घर्षण बल। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे ये कोई दो चुंबक हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो अगर ये माइनस प्लस को लाएंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या एक दूसरे के पास जाएंगे। अगर प्लस प्लस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसे ही माइनस माइनस को एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और माइनस प्लस को एक पास लाएंगे तो एक दूसरे के पास जाएंगे। तो जो असमान ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो समान होते हैं वह क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। अब जैसे दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण होता है, पास, अगर आकर्षण में एक दूसरे के पास आते हैं तो वह क्या हुआ? एक दूसरे की ओर खींचना हुआ। और प्रतिकर्षण क्या हुआ? एक दूसरे से दूर जाना, तो धक्का देना। तो इन्हें इस रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाए गए ये बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल कहलाता है। क्यों असंपर्क बल कहलाता है? क्योंकि दो चुंबक जो हैं एक दूसरे के संपर्क में आए बिना भी बल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत क्या होता है? एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत कहलाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे कोई एक आवेशित वस्तु है तो उसके द्वारा जब किसी दूसरी आवेशित या बिना आवेशित वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत असंपर्क बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुरुत्व बल। क्या होता है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो पृथ्वी में एक बल होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कोई चीज़ आप ऊपर फेंकेंगे तो वह क्या होगी? नीचे फिर वापस आएगी। तो ऐसा किस कारण होता है? पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट देखेंगे दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल बराबर F होता है, तो F बटे ए होता है क्षेत्रफल, F होता है बल, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। पवन तथा चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। पवन तथा चक्रवात किसके कारण बनते हैं? वायु दाब में अंतर के कारण। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जैसे बल अगर बराबर हैं तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे कोई दो वस्तुएं हैं मान लीजिए, तो दोनों में बराबर बल लगाया जा रहा है। जब दोनों में बराबर बल लगाया जा रहा है तो दाब हमारा उसमें ज़्यादा अधिक पड़ेगा जिनके पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा। जैसे ये कोई छोटी सी वस्तु है और ये बड़ी सी, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल है, दोनों में बराबर बल लगाएंगे हम, तो क्या होगा? इसमें जो छोटे वाले में है जिसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है इसमें ज़्यादा दाब पड़ेगा। ऐसे ही आगे कह रहा है कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है। जैसे कोई कील होती है तो इसके जो नुकीले सिरे का क्षेत्रफल होता है यहाँ का, तो इसके सिरे के इसके जो शीर्ष का क्षेत्रफल है इसकी अपेक्षा कम होता है। आगे देखेंगे वायुमंडल। हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है?
वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल की जो वायु है वह पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। क्या होता है हमारे शरीर के अंदर का दाब? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसलिए जो बाहर का दाब होता है उसको यह निरस्त कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वान गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था। किसने किया था इसका आविष्कार? ऑटो वान गैरिक ने। कहाँ के थे ये? जर्मनी के। कब किया था? 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। कितना होता है एक वायुमंडलीय दाब का मान? 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर होता क्या है? बताया था अभी, बल बटे क्षेत्रफल। F हो गया बल और A हो गया क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर समुद्र तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। किलो पास्कल होता है। कितना होता है? पृथ्वी पर समुद्री तल वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। तो आज के चैप्टर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।